डियर स्टूडेंट, तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में ये देख लिया कि सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, यूकैरियोटिक में होता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर होते हैं, क्रोमैटिक नेटवर्क जिसे कहेंगे, क्रोमैटिक नेटवर्क होते हैं। क्रोमैटिक नेटवर्क के ऊपर क्या हो जाता है, प्रोटीन की लेयर जमती है, तो हिस्टोन नेचर का होता है। तो उसके ऊपर जैसे ही अगर वो आपका क्रोमैटिन फाइबर क्या होता है उसके साथ मिलता है तो उसका नाम क्या नाम हो जाता है, क्रोमैटिन फाइबर। तो कहा जाता है ऐसे, उसे कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। हाँ, उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम। आपका जो थ्रेड आ रहा है, थ्रेड के साथ अगर प्रोटीन का एक हिस्टोन जुड़ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम। देखिएगा वीडियोज में है। और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम फाइबर के साथ मिलकर तो उसको थिकनेस बढ़ा देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, क्रोमैटिन फाइबर। और क्रोमैटिन फाइबर दिखता है। ये सेल में कब दिखेगा, कहेंगे सेल जब सेल डिवीजन कर रहा होगा तब दिखेगा। अब कहेंगे सर सेल डिवीजन में कब, सेल डिवीजन में जब मेटाफेज होगा तब। हम लोग डिस्कस करेंगे जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब। ये सब हम लोग ने पढ़ लिया था। अब बताइए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप कैसा होता है, क्या एक्स शेप का होता है क्रोमोसोम? क्रोमोसोम रॉड शेप का होता है। किस शेप का होता है, रॉड शेप का होता है। ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा, डीएनए जितने भी आप देखते हो ना, डीएनए के कॉइल और अनकॉइल पोर्शन है। अगर डीएनए, मैं इस तरह से बात करता हूँ, अगर डीएनए इस अनकॉइल फॉर्म में जाता है, इस फॉर्म में जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, डीएनए, ठीक। अगर डीएनए आपस में जाके हाईली कॉइल हो जाता है, क्या हो जाता है, डीएनए अगर हाईली कॉइल हो जाता है और इसके अंदर अगर हिस्टोन आ जाता है तो इसे कहेंगे न्यूक्लियोसोम। अब बहुत सारा न्यूक्लियोसोम एक साथ आ जाएगा, क्रोमैटिन फाइबर आया ना। ये क्रोमैटिन फाइबर को अगर दूर से देखा जाए तो ये कैसा दिखता है, धागे के समान दिखता है, आया ना। और बहुत सारा क्रोमैटिन फाइबर, ये हो गया क्या आपका, एक सिंगल स्ट्रक्चर कहलाया न्यूक्लियोसोम। ये कहलाया क्रोमैटिन फाइबर। फाइबर, इस फाइबर को दूर से देखा जाता तो धागे की तरह दिखता है, आया ना। ये धागा आपस में कैसे जाता है, ये धागा ऐसे दिख रहा है, तो ये धागा ऐसे जाता है। इसके अंदर प्रोटीन वोटीन देखो सभी कुछ है, ऐसे ऐसे करके जाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। और क्या कहा गया था, एक जगह बहुत पतला होता है, क्रोमोसोम बनाता है, आया ना। ये क्या बना दिया आपका, ये सभी पिछले वीडियो में बताया गया है। 40 से 45 मिनट का था वो, ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्रोमोसोम हो गया, आया ना। क्रोमोसोम के अंदर क्या कहा गया था, बहुत से सेगमेंट डिवाइड किए गए, बहुत सारे सेगमेंट में क्रोमोसोम को डिवाइड कर दिया गया है। हर सेगमेंट को क्या कहा गया, जीन। और याद रखिए ये जीन क्या है, ये जीन आपके हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है। यानी वो गुण जो आपके संतान में जाएगा, या वो गुण जो आपके माता पिता से आपके अंदर आया, ठीक है, ये क्या होता है, जीन कहलाता है। हर सेगमेंट क्या कहलाएगा आपका, जीन। ये सारा सेगमेंट क्या कहलाएगा, जीन। और अलग अलग जीन अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई आपका आई का शेप, कोई आपका ईयर का शेप, कोई आपका स्किन का कलर, कोई बोन का कलर, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको क्या करता है, कैरी करता है। तो जीन यही सब चीज़ें कैरी करता है। जीन मेमोरी कैरी नहीं करता, मेमोरी आपका ब्रेन कैरी करता है। मेमोरी कौन कैरी करता है, आपका ब्रेन। तो ब्रेन में स्टोर है। अगर मेमोरी जीन के अंदर कैरी होती तो आपके बच्चे के अंदर भी मेमोरी पहले से हो जाती है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीन के अंदर मेमोरी नहीं जाती है। जीन के अंदर क्या होगा, फिजिकल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आपकी कैरी होती हैं। समझा पाए, हाँ या ना। तो देखिए जीन कैरी कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि क्रोमोसोम कैरी कर रहा है। तो मैं कह, ये जीन क्या है, ध्यान से देखो। अगर मैं इस सेगमेंट को देखो, बात सुनो, इस सेगमेंट को मैं इसको क्या करता हूँ, अगर खोल देता हूँ, क्या करता हूँ, इसको खोल देता हूँ, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, ये धागे के बीच में जो प्रोटीन देखने को मिलेगा मुझे, ये प्रोटीन को बांध के रखा हुआ है, प्रोटीन को बांध के रखा हुआ है। और ये आगे आगे खुलेगा तो क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। प्रोटीन के कारण तो थिकनेस आती है, दिखता है। इसके अंदर ध्यान से देखिए तो डीएनए ही है ना। तो मैं कह सकता हूँ आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी हो रहा है, जीन के अंदर हो रहा है। अगर जीन ऑप्शन में नहीं हो तो डीएनए भी चलेगा। समझा पाए, जैसे डीएनए का यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक टुकड़ा अलग काम कर रहा है,
इस जगह से लेके इस जगह तक का ये जो जा रहा है, ये टुकड़ा अलग काम कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा ये अलग काम कर रहा है। तो जी मतलब डीएनए का एक जो स्ट्रैंड है, डीएनए का जो बड़ा, डीएनए क्या ध्यान से दिखेगा आपका, ये जो आप क्रोमोसोम कहते हैं, ये डीएनए जैसे पॉलीमॉलिक्यूल्स होता है, एक मॉलिक्यूल के पीछे एक और मॉलिक्यूल जुड़ेगा। एक आपने देखा छोटे जब थे तो आप लोगों ने एक गेम खेला होगा जिसके अंदर छोटे छोटे टॉय ट्रेन होती हैं, एक के पीछे एक डब्बा जोड़ते जाओ आपको ट्रेन बन जाएगा। तो सारे डब्बे आइडेंटिकल होते हैं, जैसे उसके अंदर आपको क्या करना है, ऐड करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना, आया ना। तो डीएनए का एक मान लीजिए एक फ्रैक्शन है, एक टुकड़ा है, ऐसे ही एक टुकड़ा के साथ दूसरा टुकड़ा को लिंक कर दो, करते जाओ, तो डीएनए बहुत लंबा चल जाएगा। तो डीएनए जो जाता है आपका हेलिक्स जो डीएनए का होता है वो बहुत लंबा होता है, वो माइक्रो मॉलिक्यूल नहीं मैक्रो मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है वो। लेकिन वो अंदर में क्या होता है, कॉइल्ड होता है ना, अंदर में क्या हो जाता है, वो कॉइल्ड होकर रहता है। तो डीएनए जो इतना बहुत लंबा जाता है, इसके कई टुकड़े किए गए हैं, हर टुकड़ा को क्या कहा जाता है, जीन। क्या कहा जाता है, जीन। और डीएनए है तो सीधी सी बात है, उसके अंदर हिस्टोन भी जुड़ा हुआ है, इसलिए वो कॉइल्ड होकर ऐसा दिखता है। तो हर इस टुकड़े को अंदर मैं इस टुकड़े को जो बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का डीएनए भी इसके अंदर काउंट हो रहा है। तो जीन क्या है, डीएनए का एक फ्रैक्शन, डीएनए का एक फ्रैक्शन को जीन कहा जाता है। जीन क्या कैरी करता है, जीन आपके हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, कैरी करता है। क्लियर हो गया, हाँ या ना। अगर बात किया जाए डीएनए के और ज़्यादा डिटेल में, तो देखो डीएनए को सबसे पहले खोजा किसने था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डीएनए वाज फर्स्ट, जिसके बाद बाय वाटसन एंड क्रिक। और ये आपके एग्जाम में बनने वाला सवाल है, बुक जब पढ़िएगा तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ये आपका डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, डीएनए, ये आपका क्या हो गया, डीएनए, ठीक है। डीएनए डिस्कवर किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। नाम किसने दिया था, बात सुनो, नाम किसने दिया था, डीएनए का नाम दिया था डब्ल्यू वाल्डेयर ने, ठीक है। नहीं नहीं, ये क्रोमोसोम नाम दिया था इसने। किसका नाम दिया था, क्रोमोसोम किसने नाम दिया था। देखो पहले डिस्कवर हुआ क्रोमोसोम, यानी लंबी सी लाइन दिख रही थी, वो डिस्कवर हुआ, ये हुआ था 1888 में, 1888 में। लेकिन अब उसके ऊपर जब रिसर्च किया गया तो पता चला एक धागा को दिख रहा है, वो धागा एक नहीं है, वो कॉइल स्ट्रक्चर है। वो क्या है, कॉइल स्ट्रक्चर है। तो उसको जब सिंपल किया गया तो डीएनए दिखा। तो इस डीएनए को किसने खोजा था, वाटसन एंड क्रिक ने। किसने खोजा था, वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। जनरली देखिए डीएनए क्या है, एक अगर आप सीढ़ी बनाते हैं तो सीढ़ी ऐसे दिख रहा है। आप इसको मैं अगर अलग कलर से दिखाऊं तो आपको क्या दिख रहा है, दो पैरेलल लाइन दिख रही है। लेकिन डीएनए में साफ साफ क्या कहता है, एंटी पैरेलल। क्या कहता है, तो आपको पहले सीढ़ी की तो स्ट्रक्चर दिखा रहा है, अब इसको क्या करो, नीचे से भी ट्विस्ट करो, इधर से भी ट्विस्ट करो, यानी घुमाना है। तो जैसे इसको घुमाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे मैंने घुमाया तो रेड वाला क्या हो जाएगा, इधर से ऐसे 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 आ जाएगा, हाँ या ना। अब बताइए दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है कि पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो डीएनए जनरली ऐसा दिखता है। तो डीएनए क्या होता है, आपस में एंटी पैरेलल। कैसा होता है, एंटी पैरेलल। समझा पाए, डबल हेलिक्स मतलब डबल स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये और एक स्ट्रैंड ये है आपका। क्लियर हो गया। अब ध्यान से आप देखेंगे तो डीएनए के अंदर आपको दो स्ट्रैंड के बीच में ये जो आपको चेन दिख रहा है ना, एक चेन को अल्फा कहा गया, एक चेन को क्या कहा गया है, बीटा। यानी एक को अल्फा तो एक को बीटा। ये अल्फा हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, बीटा हो गया। तो ये अल्फा बीटा से कनेक्टेड है। ध्यान से देख लो, बीच में लाइन दिख रहा है आपको, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये क्या आपका, ये सारी चीजें आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अच्छी हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों स्टैंड आपस में क्या होता है, एंटी पैरेलल होते हैं और इंटरलिंक होते हैं किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से इंटरलिंक होते हैं। क्लियर है, आया ना। अब ये जो बेस दिख रहा है ना, इसे कहते हैं बोन। ये जो आपको देखिए बात, ये जो पार्ट है वो दिख रहा है, ये स्टैंड दिख रहा है। तो ये स्टैंड दिख रहा है,
चाहे आपका रेड वाला मैं दिखाऊं, चाहे मैं आपको ब्लू वाला दिखाऊं, यहाँ पे दिख रहा तो यानी इसका वॉल, इसका ये जो आपका नहीं लाइनिंग मैंने बताया, ये लाइन, ये आप इसे कहते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। इसे क्या कहा जाता है? बैकबोन ऑफ डीएनए। क्या कहा जाएगा? बैकबोन ऑफ डीएनए। और ये बैकबोन ऑफ डीएनए किसका बना होता है? आपका शुगर फॉस्फेट का बना होता है। ये कहलाएगा क्या तुम्हारा? ये वाला। और ये क्या किसका बना होगा? मिड ऑफ शुगर फॉस्फेट। अब देखिए, जैसे शुगर फॉस्फेट आपने कह दिया, एक आपने एक मिनरल का नाम रखा, आपने क्या किया? एक एलिमेंट या एक मिनरल का नाम रखा है। आपसे कहा जाएगा डीएनए के अंदर कौन सा मिनरल पाया जाता है? कार्बन, सॉरी आपको कह देगा मैग्नीशियम, फिर कह देगा क्या आपको? सोडियम, फिर कह देगा फॉस्फेट, फिर कह देगा पोटाशियम। तो क्या पाएंगे इसके अंदर? फॉस्फेट। और ये शुगर होता है पेंटोज। शुगर क्या होता है? पेंटोज, यानी 5 ऐसे रहता है, ऐसे। और ये लाइन ऐसे जाती है, ऐसे कर दिया, ठीक है। आपका शुगर ऐसे जाता है। इसका स्ट्रक्चर शायद होगा आगे जाके, ठीक है। अब पहला कार्बन देखो, इसमें कार्बन कहाँ कहाँ जुड़ा होता है? पहला कार्बन जुड़ा रहेगा इधर, इधर होगा दूसरा कार्बन, इधर होगा तीसरा कार्बन, इधर होगा चौथा कार्बन, इधर होगा 5वां कार्बन। इस जगह पे जुड़ा होता है आपका ऑक्सीजन। क्या जुड़ा होता है? आपने डीएनए और आरएनए के बारे में सुना होगा। तो डीएनए के अंदर 2 ऑक्सीजन होता है, आरएनए के अंदर कितना होता है आपका? 1 ऑक्सीजन। यानी ये जो वॉल है ना, डीएनए का वॉल 2 ऑक्सीजन के अंदर होता है, यानी डीऑक्सी है वो। डीऑक्सी राइबो, राइबो मतलब होता है राइबोज, राइबोज मतलब होता है शुगर। बात सुनो, राइबो बोले या राइबोज बोले, वो एक शुगर होता है, यानी शुगर है। तो इसका बैकबोन क्या इसका बना होता है? डीएनए का डीऑक्सी, यानी 2 ऑक्सीजन का शुगर के मॉलिक्यूल का बना होता है। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 ऑक्सीजन का है और उसके पास क्या होता है? 5 कार्बन होते हैं। और इसके अंदर कौन सा का आपका एक मिनरल होता है? फॉस्फेट। अब आरएनए में क्या होता है? अब डीएनए पढ़ते हैं तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी 2 ऑक्सीजन। और आरएनए पढ़ते हैं तो क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो यानी शुगर है, न्यूक्लिक एसिड। तो उसके अंदर आपको ऑक्सीजन के बारे में कुछ भी बताया नहीं है, उसके अंदर सिर्फ 1 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया आपका। ईच चेन ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। क्या कहा गया है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अब देखिए, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बोल के 2 चीजें आएंगी, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं इधर मिटाता हूँ। देखिएगा, तो यहाँ तक समझ आया डीएनए क्या है, कैसे काम कर रहा है? ठीक है। न्यूक्लियो देखिए, हमारे सेल के अंदर एसिड पाया जाता है। ये कौन सा एसिड कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड। क्या कहलाएगा? न्यूक्लिक एसिड। क्या कहलाएगा आपका? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के हो गए, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? आया ना? ये दोनों ही, डीएनए बोलो और आरएनए बोलो, दोनों ही किसके बने होते हैं? नाइट्रोजन बेसेस प्लस शुगर। किसके बने होते हैं? एंड शुगर, ठीक है। नाइट्रोजन बेसेस एंड शुगर। तो हमारा डीएनए और आरएनए किसका बना होता है? नाइट्रोजन बेसेस और शुगर का बना होता है। क्लियर है? तो मैं इधर मिटा रहा हूँ। अब कहेंगे सर ये नाइट्रोजन बेस कैसा है, तो बताइए। शुगर के बारे में तो आपने बताया, इसमें क्या होता है? यानी कहा गया पेंटोज शुगर होगा, 5 कार्बन वाला शुगर होगा, इसके बाद 5 कार्बन वाला शुगर होगा, इसके अंदर 2 ऑक्सीजन होगा, इसके अंदर 1 ऑक्सीजन होगा। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया है।
नाइट्रोजन बेस क्या होता है? डीएनए के अंदर जो बेस होता है वो दो नेचर का होता है, एक होता है प्यूरिन, एक होता है आपका पायरामिडीन। डीएनए के अंदर दो टाइप के एसिड होते हैं, सॉरी बेस होते हैं, एक होता है प्यूरिन नेचर का और एक होता है आपका क्या, पायरामिडीन नेचर का होता है। ठीक है, तो आपका मैं इसका ऐसे बना डीएनए का कंपोजिशन डीएनए। ठीक है, तो डीएनए किससे बना है? देखो कंपोजिशन दिख रहे हैं, 5 कार्बन शुगर, यहाँ से बहुत सारा एमसीक्यू बना है, याद रखिएगा, ये जो चार्ट पढ़ाने वाले यहाँ से बहुत सारा एमसीक्यू बना है। ठीक है, इसे क्या 5 कार्बन शुगर, इसे क्या कहा गया? पेंटोस शुगर। क्या कहा गया? पेंटोस शुगर। ठीक, और इसके अंदर बना फास्फोरस। इसके अंदर क्या हुआ आपका, कौन सा पाया जाता था? इसके अंदर कौन सा आपका मिनरल पाया जाता था? कौन कौन, अभी अभी बताया ना कौन सा मिनरल पाया जाता है उसके अंदर? फास्फोरस। फॉस्फोरिक एसिड। क्या हुआ ये? फॉस्फोरिक एसिड। अभी नहीं बताया सर करके। 1 2 3 4 5 यहाँ ऑक्सीजन। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड यानी इसमें कौन सा एलिमेंट है? फास्फोरस। क्लियर है? इसके बाद आता है बेस। कौन सा बेस होता है? नाइट्रोजनस बेस। कैसा बेस होगा? नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरामिडीन। स्पेलिंग देख ले थोड़ा, पायरीन मिडीन, प्यूरिन और पायरामिडीन। प्यूरिन क्या नेचर क्या होता है? एजी। क्या होता है? एजी। और इसका क्या होगा? पीसी। देखो डीएनए में 4 बेस पाए जाते हैं बाबू। डीएनए में ओवरऑल कितने बेस पाए गए? 4 बेस पाए गए। उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, एजीटीसी। किसमें बांट दिया गया? एजीटीसी। ये किसके अंदर है? डीएनए के अंदर है। ए मतलब एडेनिन, एडेनाइन। ठीक है, एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमाइन, साइटोसिन। देख लो बाबू, साइटोसिन दिख रहा है आपको? ठीक है, तो डीएनए के अंदर कितने बेस होते हैं? 4। क्या? 4। ठीक है, कौन कौन? एजीटीसी। अब देखिए कहीं सर ये कहाँ होता है? देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, मेरे को एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये मिटा दें। देखिएगा, ये देखिए पढ़ा रहे थे, ध्यान दीजिए जो पढ़ा रहे। ये हो गया, इधर देखो, ये ए, ये जी, ये टी और ये सी, इस तरह से जुड़ा होता है। तो आपको जो स्टैंड दिख रहा है, मैं अगर इसको इधर ना बना के ये ऐसे बना दूं, ये हो गया ए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? जी, ये वाला हो गया टी, ये हो गया सी। इस तरह से होता है। जैसे आपका कंप्यूटर 2 लैंग्वेज समझता है, 1 और 0, पूरा कंप्यूटर उसी पे काम कर रहा है, चाहे कलर बताना हो, अल्फाबेट बताना हो, नंबर बताना हो, पूरा डीएनए इसी 4 पे काम करेगा। एजीटीसी अलग अलग अरेंजमेंट में आएगा, अलग अलग कोडिंग होगा, अलग अलग मीनिंग बनेगा। क्लियर है? और ए और टी के बीच में, ए और टी के बीच में याद रखिएगा डबल बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा? डबल बॉन्ड। और जी और सी के बीच में क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रिपल बॉन्ड। समझ आया? आया ना?
तो ये हुआ डीएनए का कंपोजिशन। ये क्या हो गया आपका डीएनए का कंपोजिशन। उतार लीजिए यहाँ से यहाँ तक, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ये जो है बात सुनिएगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसके बीच में, अगर आप ध्यान से देखेंगे ए और टी के बीच में, तो देखिएगा डबल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये तीनों बॉन्ड है, तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 टो बना हुआ है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। इसी बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। ये जो डीएनए हो गया, अब आरएनए में आते हैं, ठीक है। देखिएगा इधर, अब आता है आरएनए। क्या लिखते हैं हम लोग अब? आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोज यानी इसके अंदर भी शुगर है, इसके अंदर भी 5 कार्बन वाला शुगर है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये सर बताइए इसके अंदर क्या है। तो सीधी सी बात है, इसके पास भी क्या होगा? पेंटोज शुगर होगा। क्या होगा? पेंटोज शुगर, मतलब 5 कार्बन वाला शुगर होगा। आया ना? किस नेचर का होगा? राइबोज। वो क्या था आपका? डीऑक्सीराइबोज। ये क्या होगा आपका? राइबोज ओनली। ये सिर्फ क्या है? राइबोज है, ठीक है। इसके पास भी क्या पाया गया? H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, देखो राइबोज न्यूक्लिक एसिड है ना, तो एसिड का तो प्रेजेंट होना चाहिए था, फॉस्फोरिक हो गया। इसके बाद आता है नाइट्रोजनस बेस। इसके बाद क्या आता है तुम्हारा? नाइट्रोजनस बेस। अब कहेंगे सर नाइट्रोजन बेस तो 2 नेचर का था, प्यूरिन और पायरामिडिन। हाँ या ना? और हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था? AGTC पढ़ा था ना। प्यूरिन के अंदर रहेगा AG, क्या आ जाएगा? और यहाँ पे TC के यहाँ पे हो जाएगा UC। क्या हो जाएगा? UC। यानी डीएनए और आरएनए में सिर्फ एक का अंतर है, एडेनाइन, गुआनिन, थाइमाइन के जगह पे क्या आ जाता है? यूरासिल। क्या आ जाता है? यूरासिल। तो डी आपका आ जाएगा कि आरएनए के अंदर कौन सा बेस नहीं पाया जाता है? थाइमीन नहीं पाया जाता है। अब कहा जाए डीएनए के अंदर कौन सा बेस नहीं पाया जाता? यूरासिल नहीं पाया जाता। और ये पैरामिडिन नेचर का आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा, आरएनए का पैरामिडिन बेस का नाम बता, डीएनए के पैरामिडिन बेस का नाम बता, यानी या फिर एक ऐसे बेस का नाम बताओ जो प्यूरिन नेचर का है। तो पता होगा तब ना बताइएगा। क्लियर है? देखो आरएनए क्या कैरी करता है? डीएनए तो हमारा, डीएनए के अंदर जीन आता है, हम लोगों का इंफॉर्मेशन कैरी करता है। आरएनए क्या करता है? आरएनए आपका प्रोटीन बनाता है। आरएनए क्या करता है? आपका प्रोटीन बनाता है। जब बात आरएनए पे आ गई है तो चलो आरएनए की कुछ बातों को डिस्कस कर लेते हैं। जब बात आरएनए की आ ही गई है तो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड जहां से स्टार्ट कर रहे थे हम लोग, देखो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो नाइट्रोजनस बेस, क्या बात करते हैं? नाइट्रोजनस बेस यानी ये AGTC कोई भी हो सकता है या फिर AGUC किसी कोई भी हो सकता है, ठीक है, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो। इसके साथ क्या मिल गया? अगर शुगर, क्या मिल गया? यानी बेस के साथ शुगर मिला रहे हैं, एसिड नहीं ले रहे, बेस के साथ क्या मिला रहे हैं? शुगर मिला रहे हैं। तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। साइड, हाँ, न्यूक्लियोसाइड क्या तैयार होगा? न्यूक्लियोसाइड। समझा पाए? ये फॉस्फोरिक एसिड के अंदर कौन सा एलिमेंट है? फॉस्फेट। तो जैसे इसके अंदर फॉस्फेट मिल जाता है, क्या मिलता है? क्या मिल गया इसके अंदर? देखो नाइट्रोजनस बेस के साथ अगर शुगर मिल गया तो उसे कहा जाएगा न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के साथ जैसे ही फॉस्फेट को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। समझा पाए इस चीज को? देखो अगर नाइट्रोजन बेस के साथ अगर आपका शुगर मिल गया, बेस के साथ अगर शुगर मिल गया, न्यूक्लियोसाइड, इस न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर क्या मिल गया? फॉस्फेट या फॉस्फेटिक एसिड, तो क्या बन जाएगा आपका? न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। समझा पाए? हाँ या ना? क्लियर है? चलिए अच्छा एक और बात, न्यूक्लियोसाइड तो हो ही गया। अच्छा ये क्या था बताइए तो? डीएनए का एक स्ट्रैंड अगर एक प्रोटीन को अपने अंदर कैच कर ले रहा था तो इसका नाम क्या था? न्यूक्लियोसोम। अंदर समझ आ रहा है? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड मत समझिए, क्या होगा? न्यूक्लियोसोम होगा। अच्छा और एक बात, अगर डीएनए यहाँ पे
अपने अंदर प्रोटीन ले रहा है ना। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्रोटीन का बंडल बना के आगे की ओर चल जाए, क्या हो जाए? क्रोमैटिन फाइबर। लेकिन कितने बंडल लेके जाता है? 8 का बंडल लेके जाए तो उसे कहा जाएगा न्यूक्लियोसोम था ये ना, आया ना, तो न्यूक्लियोसोम फाइबर हो जाएगा। न्यूक्लियोसोम फाइबर में 8 हिस्टोन का ग्रुप रहता है। न्यूक्लियोसोम फाइबर में कितने आपके प्रोटीन का ग्रुप रहता है? 8। ये भी सवाल है आपका एबीटी के अंदर का। न्यूक्लियोसोम उसे कहा जाता है जब आपका थ्रेड एक हिस्टोन को लेता है तो उसे कहेंगे न्यूक्लियोसोम। क्या कहा जाएगा उसे? न्यूक्लियोसोम कहा जाएगा। ठीक है, अगर न्यूक्लियोसोम के अंदर अगर उसके अंदर 8 प्रोटीन, कितना कह रहा है? 8 प्रोटीन का हो जाता है तो न्यूक्लियोसोम फाइबर। न्यूक्लियोसोम फाइबर, ये पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसोम फाइबर के अंदर कितने प्रोटीन दिए गए, कितने हिस्टोन दिया गया? 8। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ या ना? चलिए, हाँ अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ये अलग चीज समझ आएगी। अब बात करते हैं सर आरएनए का काम क्या है। देखो, अगर मैं आपको बात करूं ह्यूमन, आपने तो देखिए ये है क्या कहते हैं, सब लोग तो जिम जाने वाले होंगे कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद जाएंगे भी, बात माने जाएंगे। तो होता है कि ना, हम लोग कहते हैं ना प्रोटीन शेक खा रहे हैं, बॉडी चाहिए, मसल चाहिए, प्रोटीन 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 चिल्लाते रहते हैं। एक प्रोटीन के अंदर प्रोटीन किसका बना हुआ होता है? ये सब जो पूछे सब एग्जाम में आया हुआ, प्रोटीन किसका बना हुआ होता है? अमीनो एसिड। किसका होता है? अमीनो एसिड। ये याद रखो बाबू, अमीनो एसिड। प्रोटीन किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल, ये मैं क्या लिखता हूँ? 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर कितने अमीनो एसिड होंगे? 20 अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाता है। तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल माइक्रो है या मैक्रो है? मैक्रो है, बड़ा है। छोटे छोटे 20 मॉलिक्यूल मिलेंगे तो जाके एक मॉलिक्यूल तैयार होगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात करते हैं, ऊपर ला मिटा दे क्या? अब फिर इंटरेस्टिंग बात करते हैं। आपको पता है 20 मॉलिक्यूल अमीनो एसिड का मिलके एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना रहा है? किसी का डाउट है यहाँ तक? आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि 10 अमीनो एसिड already present in human body, already present in human body। तो बात सुनो, अगर हमारे पास ऑलरेडी 10 टाइप के अमीनो एसिड हैं, 10 टाइप के, 20 टाइप के होना चाहिए, 20 टाइप में लिख देता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा। 10 टाइप के अमीनो एसिड आपको क्या हो गए? आपके बॉडी में ऑल टाइम है, यानी इससे फर्क नहीं पड़ता। अब बाकी इसे कहेंगे नॉन एसेंशियल। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो क्या जरूरत है आपको? नॉन एसेंशियल। ठीक है, हाँ या ना? लेकिन एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बनने के लिए कितना चाहिए होता है? 20 अमीनो एसिड, 20 टाइप के अमीनो एसिड चाहिए। 10 टाइप का ऑलरेडी आपके बॉडी में है, बाकी का 10 टाइप क्या होता है? 10 टाइप का जो आपका अमीनो एसिड है आपका बॉडी बना नहीं पाता खुद से, फ्रॉम फूड। कहाँ से मिलता है हम लोग को? ये फूड से लेते हैं। और ये अब बाहर से लेना तो क्या हो गया मेरे लिए? असेंशियल हो गया। हाँ या ना? आप जब खाना खा रहे होते हैं तो पेट ने डाइजेस्ट कर दिया खाना, अब खाना पेस्ट बन गया, कार्बन हाइड्रोजन बन गया, हो गया, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट निकल चुके हैं। हाँ या ना? अब वहाँ से वो नज़र रखा है, अरे ये 2 तो मेरे पास ऑलरेडी, इसको छोड़ो, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास। वो 10 बाकी जो 10 आपको चाहिए फूड से, वो उसको खोजना है। वो उसको क्या कहता है? खोजना है, खोज अपने पास रखना है। तो यहाँ पे आरएनए काम करता है। क्या काम करता है? आरएनए। तो आरएनए कितने टाइप के होते हैं सुनिएगा। आरएनए होते हैं 3 टाइप के। कितने होते हैं? 3 टाइप के। ठीक है, पहला वाला होता है mRNA, एम स्मॉल होगा, mRNA। एम मतलब होता है मैसेंजर। क्या होता है? अब देखो, अगर ये mRNA देख लिया भैया, ये तो मुझे लगे, वो 2 ठो ले लिया और जाके मतलब आरएनए क्या होगा? अमीनो एसिड ले लिया,
तो जब तक वो वापस जाएगा कहीं पहुंचाने के या रखने के लिए, बाकी का अमीनो एसिड निकल जाएगा। तो क्या जा सकता है जब तक डाइजेशन हो रहा है, तो क्या कर सकता है, उठा उठा के रख सकता है। यही तो इमेजिन करो, आपके सामने से एक स्लॉट जा रहा है, उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें आपको ढूंढ, आप मान लो कोई लाइब्रेरी में चल गए और आपको वहाँ से बहुत सुंदर 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 बुक खोज के रखनी, बोर लग रहा है ना। अच्छा चलो ठीक है, तुम एक मॉल में चलेगा, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं, आप लोग के लिए शूज़ रखा हुआ है, सफ़ेद वाले एकदम ब्राइट वाले चमकने वाले, आप स्नीकर्स, हाँ आपको जिसको जो चूज़ करना है लो। अब मैं देखो बात सुनो, मैं उस जगह पे हूँ, मैं जैसे इसको लेके अब जाऊँगा कि भैया बिल कराने के लिए, जितना मन उतना ले सकते हो, उतना तो कोई और लेके चला जाएगा ना, आपको तो बकेट लेके खड़े हैं। तो आप खाली जो चाहिए लेके रखते जाओ, और एक हेडफोन लगा लो, कनेक्ट कर लो कि हाँ मुझे मिल गया, यहाँ पे आओ लेके चले जाओ। 2 फ्रेंड रहोगे, एक आदमी लेगा, लेके जाके बिलिंग कराता रहेगा, पैसे की कोई कमी नहीं है, अंधा पैसा अपने पास। समझा पा रहे हैं, सब तो लेना नहीं, जो काम का वही लेना है। तो क्या होता है, हमारे न्यूट्रिएंट के अंदर बहुत सारे, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट आते हैं, उसमें से वही न्यूट्रिएंट चाहिए जो हमें क्या होगा फूड के अंदर से मिलने वाले, बॉडी के अंदर मिल रहे उसको चाहिए नहीं। तो जो फूड के अंदर चाहिए उसे क्या करता है, उठाते रहता है। क्या करता है, उसको उठाते रहता है। कौन उठाता है, mRNA यानी मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट, 10 स्पेशल टाइप ऑफ अमीनो एसिड दैट नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब उसे कॉल करके रख दिया कि हाँ सब मैंने यहाँ पे रख दिया, तुम आके लेके जाओ। तो दूसरा आरएनए आएगा, टीआरएनए। क्या आएगा, टीआरएनए मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। वो आया, लिया और चला गया, उसका और कोई काम नहीं, वो कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं करा, उसका काम है लेना और लेके जाना। तो ये क्या काम करता है, हाँ या ना, ठीक। अब अच्छा, आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा था, जैसे डीएनए डबल हेलिक्स था, लास्ट डिस्कस किया गया था, आरएनए क्या होगा, सिंगल हेलिक्स होगा। यानी आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, जिस तरह डीएनए को हम लोग कर रहे थे, ये सिंगल से ऐसे कर देंगे, हाँ या ना। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ट्विस्ट करना पड़ेगा। जैसे इसको मैं ट्विस्ट करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, ट्विस्ट करने पे ये मुड़ गया ऐसा, ये आपका आरएनए हो गया, ठीक है। तो एमआरएनए का काम क्या था, आइडेंटिफाई करना खाने के अंदर से 10 अमीनो एसिड, इसका क्या, ट्रांसपोर्ट करना, और ये अंत में कहाँ जाएगा, अंत में जाएगा आरएनए के पास, यानी राइबोज आरएनए के पास, यानी वो आरएनए जो राइबोज के पास जाता है। याद है मैंने कल पढ़ाया था आपको, राइबोज कहाँ पाया जाता है, ईआर के ऊपर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है ना। तो आरएनए कहाँ लेके चल जाता है, देखो ये देखो बात सुने, इसने आइडेंटिफाई किया, ये ट्रांसपोर्ट लेके चला गया कहाँ, राइबोसोम के ऊपर जो आरएनए वहाँ पे पहुँच गया। मान लो ये राइबोज है ना, यहाँ पे आरएनए ऑलरेडी खड़ा है, ये जाके सारा अमीनो एसिड इसको क्या करेगा, दे देगा। और जैसे इसको मिला वो राइबोसोम के अंदर घुस जाएगा, जैसे मिलेगा कहाँ चल जाएगा, राइबोसोम के अंदर चल जाएगा। तो राइबोसोम के अंदर ऑलरेडी 10 टाइप के अमीनो एसिड है, ये बाकी का 10 एसेंशियल यहाँ से मिल गया, इसके अंदर पहुँच गया। ये 10 इसके अंदर ऑलरेडी 10 है, ये 10 मिलके क्या बन जाएगा, 20 ठो, और एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया राइबोज, ये प्रोटीन फॉर्म करेगा, ये क्या करेगा, आपका प्रोटीन फॉर्म करेगा। ठीक है, समझा पाए यहाँ तक, हाँ या ना। आरएनए कितना टाइप का, 3, मैसेंजर, ट्रांसपोर्ट और राइबोज। इसका काम आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई कर ले, खाने के अंदर से कौन 10 टाइप का नहीं मिला था उसने ले लिया, कलेक्ट कर लिया, ट्रांसपोर्ट वाला है वहाँ से लेके चला गया। और आरएनए क्या हुआ था, जस्ट राइबोसोम के ऊपर पाया जाता है, ये जैसे इसके पास आया इसने सारा लिया, 10 तो इसके अंदर पहुँच गया, 10 मिलकर 20 होगा। तो 20 को जोड़ के एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाया, इसके अंदर 20 टाइप के 20 आपके अमीनो एसिड को जोड़ के एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाया और अलग करके स्टोर करके, इस तरह से आपको प्रोटीन मॉलिक्यूल बन गया। तो क्या बनेगा यहाँ पे, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल। समझा पाए, हाँ या ना, क्लियर हो गया यहाँ तक, मिटा दे यहाँ से यहाँ तक। अच्छा चलिए, अब मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ डीएनए और आरएनए में। क्या बताता हूँ, एक रिलेशन बताता हूँ डीएनए और आरएनए में। होता क्या, सुनिएगा, इधर देखो, जैसे ही प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल गया उसके अंदर क्या हुआ देखो, जैसे ये आरएनए
10 तो मॉलिक्यूल लेके गया, कौन सा, अमीनो एसिड का। राइबोसोम के अंदर से एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल निकला। इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर 10 पहले का, 10 अभी का, थोड़ा सा आरएनए भी है, थोड़ा सा आरएनए भी है, ठीक है। अब बात करते हैं डीएनए के बारे में। देखिए ये मेरा डीएनए है ना। अच्छा, इसको अगर दो हिसाब से चीर दिया जाए तो क्या होगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा कि देखो तो डीएनए टुडे क्या हो गया। अब इमेजिन करो यहाँ पे एक सिंगल आरएनए ऑलरेडी था, यहाँ पे क्या था, सिंगल आरएनए ऑलरेडी है, ऐसा करके ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह डीएनए बनता है, ठीक है। और ये आरएनए जाके आगे हो सकता है आगे जाके प्रोटीन मॉलिक्यूल बना दे। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया, देखो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आरएनए जाके प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाएगा, तो आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल बना सकता है। डीएनए दो हिस्सों में टूट सकता है, दोनों अलग अलग बिहेवियर, आरएनए डीएनए मिलेगा तो क्या होगा, एक अलग डीएनए बन जाएगा। चलिए अब समझते हैं, एक डीएनए अगर वापस खुद को डीएनए बना दे ध्यान दीजिएगा, एक डीएनए अगर अपने आप को रिप्लिकेट करता है, क्या करता है, अपने आप को रिप्लिकेट करता है, तो एक डीएनए खुद से वापस अपने आप को डीएनए बना देगा। एक डीएनए अगर खुद को रिप्लिकेट करेगा तो एक और डीएनए बना लेगा। डीएनए से तब डीएनए बनने को क्या कहा जाएगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए से डीएनए बनने को रिप्लिकेशन कहा जाएगा। रिप्लिकेशन समझा पाए, हाँ या ना। और डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहा जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाएगा, डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से वापस क्या बनना, देखो एक ये तो ऑलरेडी आरएनए बन चुका है, यहाँ पे दूसरा आरएनए था, दो तो आरएनए बन के क्या बनाया, यानी आरएनए से वापस अगर डीएनए बनेगा तो क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, हाँ या ना। डीएनए से डीएनए बनना रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब जैसे आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा, आरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, इसे कहेंगे ट्रांसलेशन। अब इमेजिन कीजिए, मैंने यहाँ पे रिवर्स का साइन दिया, यानी आ भी सकता है जा भी सकता है, लेकिन जहां प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन गया रिवर्स नहीं आ सकता, जा सकता है प्रोटीन। समझा पाए, हाँ या ना। क्लियर है यहाँ तक, तो आपको आरएनए का फंक्शन समझ आया, ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ का। देखिए इसका अलग से नाम दिया गया है, इसे कहा गया सेंट्रल डॉगमा। क्या नाम दिया गया इसे, सेंट्रल डॉगमा। ये सारे फीचर्स को एक वर्ड में क्या कहा गया है, सेंट्रल डॉगमा। तो सेंट्रल डॉगमा क्या है, वही रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये तो जो मेथड है इसे क्या कहा गया, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भी था, क्रोमोसोम के बारे में कल डिस्कस कर लिया था, डीएनए के बारे में कल आज भी कर लिया, कल भी कर लिया था, जीन के बारे में भी डिस्कस हो चुका है कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक को कैरी करता है, ठीक है। देखिए डीएनए से डीएनए बनना, ये सब चीज़ें डिस्कस हो गई, इसे कहा गया सेंट्रल डॉगमा। अब तो ऑटोजोम एलोजोम भी कल डिस्कस हुआ था, आज भी डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। अच्छा बताइए, ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, सेल नहीं पूछ रहे, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वेरी गुड। क्रोमोसोम, अच्छा बात सुनिए, अच्छा क्रोमोसोम, अच्छा 46 है। क्रोमोसोम का शेप क्या होता है मुझे बताइए, तो रॉड शेप का होता है या एक्स शेप का होता है, रॉड शेप का होता है। ये आपका क्या हो गया, क्रोमोसोम। ऐसा भी हो सकता है, क्रोमोसोम दो जगह पे कंस्ट्रक्शन भी पाए जा सकता है, ऐसा होता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन डिस्कस किए थे, यानी। और ये हम लोग जब ह्यूमन में इसके अंदर सजाया जाता है, इसको जब अरेंज किया जाता है, तो क्रोमोसोम को किस हिसाब से अरेंज किया जाता है, ड्यू टू इस हाइट, उसका लेंथ क्या है उसके हिसाब से। आप बुक में देखिएगा तो एक ऐसा, एक दो, ये दो, ये दो, ऐसा करके होता है, ठीक है, दो ऐसा करके। अंत ये होता है कि इस तरह से मैं 22 पेज तक जाऊँ, मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। जैसे 22 पेज तक जाऊँ तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो आपको सारे साइज दिख रहे हैं। लास्ट वाला जो पेयर दिख रहा है वो छोटा बड़ा दिख रहा है, ये कल अच्छी तरह से हम लोगों ने डिस्कस
कर लिया था, ठीक है। तो ये जो 22 पेयर है वो क्या बताता है, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का वॉल फिलोमिना, दैट इज कॉल्ड एलोसोम, सॉरी ऑटोसोम। क्या कहा गया, ऑटोसोम। दोनों सेम टाइप का दिखता है, आइडेंटिकल होता है, ये जैसा ये वैसा, ये जैसा ये वैसा, ये क्या हुआ, ऑटोसोम। क्या कहलाएगा आपका, ऑटोसोम। टू, ये हमेशा पेयरिंग में होता है ना, इसीलिए इसे कहते हैं डिप्लॉइड, टू एंड, दोनों सेम नेचर का। अब एलोसोम को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम, लास्ट वाला क्रोमोसोम, 23rd पेयर, 45 नंबर 46 नंबर, लास्ट वाला पेयर 45 नंबर और 46 नंबर। अब कहा गया था उसको बाद में डिस्कस करेंगे, तो चलिए उसको आज ही डिस्कस कर लेते हैं, उसको थोड़ा आज ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर मैं पहले बात करता हूं मेल का, किसके बारे में बात करूं, मेल का, तो मेल का पहला वाला ऐसा करके आ रहा है, मैं बड़ा है, और दूसरा वाला क्या होता है, छोटा। क्या होता है, अगर मैं बात करूं फीमेल का तो क्या हो जाएगा, ये फीमेल का, दोनों बराबर है, हाँ या ना, क्लियर है कि डाउट है। चलिए अब कहा जाता है कि जब सेक्स सेल बनता है तो उसके अंदर सिर्फ कोई एक ही उसके अंदर कोई एक ही क्रोमोसोम जा सकता है। तो ये हुआ स्पर्म, ये क्या हो गया आपका, दो स्पर्म बना रहे हैं। अब देखिए कैसे समझेंगे, इसको एक्स मानते हैं तो इसको क्या मानना पड़ेगा, इसको एक्स मानेंगे तो इसे क्या मानना पड़ेगा, सॉरी एक्स, इसको दोनों सेम नेचर का। रेड को रेड से दिखाया ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ, अगर वहाँ तक समझा पाए तो अच्छी बात हो जाएगी। तो इसके अंदर या तो एक्स या तो वाई, हाँ या ना, छोटे वाले को वाई कहते हैं। देखो फीमेल का जब एक बनता है ना बाबू, उसके अंदर भी एक गैमेट होता है। अब इसको रखो चाहे इसको रखो, हर कंडीशन में क्या आने वाला है, एक्स आने वाला है। और कल ये बताया गया था, ये जब इसके अंदर जाएगा तो फ्यूजन होगा ना, जैसे इसके अंदर जाएगा तो ये इसका हेड अंदर चल जाता है आगे की ओर। अब ये जाते हैं, मैं पूरा शुरू से बताता हूँ। जैसे स्पर्म इसके अंदर जाएगा ना, हम लोग जब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन तो बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा वहाँ पे, कि जैसे स्पर्म इसके अंदर जाएगा, इसका टेल और नेक बाहर रह जाता है, टेल और नेक क्या होता है, बाहर रह जाता है, ये सिर्फ हेड अंदर जा पाता है। और इसके अंदर मीडियम में जैसे ही जा रहा था इसका आउटर वो कवर गायब होने लगता है, सिर्फ अंदर में जो गैमेट बचा है सिर्फ वही जा पाता है। अब बताइए अंदर का गैमेट के अंदर का एक्स चला गया, यानी बड़ा वाला लाइन चला गया, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स फीमेल। और इसके अंदर अगर क्या चला गया, एक्स वाई। मैं कोई एक्सेप्शन केस के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं किसी एक्सेप्शन केस के बारे में बात नहीं कर रहा। तो समझ आया किस तरह हम लोग बनते हैं, हाँ या ना। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ ह्यूमन के अंदर नेचर क्या होता है। इसको मैं थोड़ा मिटा दूं, देखो ऑटोजोम में क्या कहा गया था, ऑटोजोम में कहा गया था दोनों सेम साइज का होगा, सेम नेचर का होगा। चलिए हाइट कमाते जाते थोड़ा, ठीक है, ऐसे करके 42 पेयर्स होंगे। और फीमेल का होगा तो क्या होगा, देखो तो ये भी मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में, 22 पेयर मैं इधर ले रहा हूँ और इधर में मैं क्या ले रहा हूँ, 22 पेयर। ये ऑटोजोम है ना। अब बताओ जब बेबी बनेगा, जब मेल और फीमेल का जब उन लोगों के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, अब बेबी बनने वाला होता है, तो बेबी के अंदर क्या होता है, दोनों कैरेक्टर जा रहे होते हैं। अब मान लेते हैं पहला वाला हाइट के लिए, दूसरा वाला आपका स्किन कलर के लिए, तीसरा वाला आपका क्या है, बोन के लिए। सपोज डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा मान लेते हैं कि पहला वाला क्या आपका हाइट के लिए, पहला वाला किसके लिए आपका, इसके अंदर का फिनोमेना आपका हाइट लेता है, ये आपका कलर का दिख रहा है और ये आपका बोन के बारे में दिख रहा है, तो सेम इसके लिए भी होगा। यानी सेगमेंट काम करता है, मैं समझाने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। चलिए डीएनए मतलब क्रोमोसोम का सेगमेंट काम करता है हाइट के लिए, पूरा क्रोमोसोम नहीं काम करता। इसको हटा देते हैं, मतलब गलत सेक्शन माइंड में आ जाएगा। अब जैसे बेबी बनेगा तो बेबी के अंदर क्या होगा ना, 46 क्रोमोसोम बेबी को भी चाहिए। तो उस समय क्या होता है, इन दोनों में से एक, देखो ये मानता हूँ उसके लिए बेबी के लिए जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ऑफ स्प्रिंग लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुम लोग कुछ और सोच लोगे। ऑफ स्प्रिंग के लिए, ठीक है। ये बड़ा वाला फादर ने दिया, ठीक है, ये वाला मदर से मिला, ठीक। अब ये वाला फादर, इनमें से दोनों, इन दोनों में से कोई भी एक फादर ने दिया, इन दोनों में से कोई एक मदर ने दिया, इन दोनों में से कोई एक फादर ने दिया, इन दोनों में से कोई एक मदर ने दिया। तो आप देख सकते हैं आपके अंदर दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स है,
और लास्ट वाला तो ऑलरेडी बता दिया गया है कि अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये अगर आपका एक्स आ रहा है, फीमेल अपना वाई दे सकती है। अगर मेल वाई दे रहा है, सॉरी मेल अगर एक्स दे रहा है तो फीमेल भी एक्स देगी। अगर मेल वाई दे रहा है तो फीमेल तब भी क्या होगा, एक्स ही देगी। हाँ, तो अगर मैं दोनों को ग्रुप बना लूँ ना, एक्स एक्स, बड़े वाला भी एक्स माना जाता है। हाँ, वाई एक्स, ध्यान से देखो, ये एक्स एक्स हो गया, ये एक्स वाई हो गया। बाकी गुण में तो दोनों मम्मी पापा का गुण मिला ही, बाकी के अंदर तो मम्मी पापा का गुण मिला ही। लास्ट वाला गुण में तो क्या होगा, ये चला गया तो फीमेल बन गए, ये चला गया तो, क्योंकि उस एक के अंदर एक चीज जाएगा, या तो ये जाएगा या तो एक ही ना चीज होने वाला है। समझ आया? इसीलिए कहते हैं कि आपके अंदर मम्मी पापा दोनों का गुण। अब देखो, मान लेते हैं तुम्हारे पापा का हिसाब था, तो तुम्हारे पापा के अंदर क्या होगा, उनकी मम्मी उनके पापा का भी गुण था, उन्हीं में से कोई गुण आपके अंदर भी जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है डीएनए के अंदर दो फैमिलीज तक देखे जाते हैं, 2 जनरेशन तक देखा जाता है, पापा मम्मी और दादा दादी, नाना नानी तक भी देखा जाता है। पापा मम्मी है और दूसरा जनरेशन उधर दादा दादी हो गए, इधर क्या हो गए, नाना नानी, इतना दूर तक का गुण रहता है। और कुछ गुण हमारे अंदर भी होता है, हम लोग जब आगे जाके पढ़ेंगे म्यूटेशन, वेरिएशन, तो कुछ गुण हमारे अंदर खुद का भी होता है। समझा पाए कैसे ऑफस्प्रिंग के अंदर गुण जाता है? ये पूरी तरह से किसका खेल हो गया, क्रोमोसोम का। तो आप जैसे भी हो क्रोमोसोम के कारण हो, और ये सारे फीचर्स हर सेल में पाया गया है। जिस सेल के अंदर आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, मैंने कहा ना स्किन के अंदर आपके, हमारे बॉडी के अंदर करोड़ों सेल है, तो करोड़ों सेल के हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो जिन जिन सेल के अंदर न्यूक्लियस है सबके अंदर क्रोमोसोम होगा। आप किसी के अंदर भी उठा के देख लो, सबके अंदर एक ही फीचर दिख रहा है। समझा पाए? हर जगह आपका एक ही फीचर दिख रहा है। अगर कोई जीन को देखो, आजकल अगर ये भी आता है सवाल में, जीन के बारे में स्टडी करना जीनोम कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? अगर किसी का कोई जीन कॉपी कर ले तो तुम कह सकते हो कि हूबहू उसी के समान ऑफस्प्रिंग तैयार हो जाएगा। यार क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। देखिए, जब यहाँ तक आप लोग समझ ही गए हैं, तो आप लोग को क्या समझ आ रहा है यहाँ पे कि एक्स और वाई, ये जो लास्ट वाला स्ट्रैंड आ रहा है ना, ये रेड और ये इसके कारण ही आप ये देखो, ये क्या हो गया, मेल बन गया, ये क्या हो गया आपका मेल, और ये क्या हो गया आपका फीमेल। इसके वाई कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ही क्या होता है आपका, मेल के अंदर मेलनेस आता है, टेस्टिस बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो ये इसके इसी के कारण बनता है, वाई के कारण। ठीक है, इस वाई क्रोमोसोम में क्या होता है, TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। समझा पाए? उसी तरह इसके अंदर जो एक्स होगा वो क्या बता रहा है, देखो दोनों फीमेल है, तो इसके अंदर क्या होता है, ओवरी बनता है, इसके कारण क्या बनेगा, ओवरी, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अच्छा देखिए, अब है क्या आपका क्रोमैटिड फाइबर या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। अगर मैं यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजिकल यानी बाहर से दिखने वाला स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा, यहाँ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन दिखेगा। याद रखिए, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पे सेंट्रोमियर होता है। अब कल पढ़ाया गया था सेंट्रोमियर के बारे में, क्या बताया गया था कि अगर ये क्रोमोसोम है, इस जगह पे आके दूसरा क्रोमोसोम आगे क्या होगा, जुड़ जाएगा। जहाँ जो जुड़ता है वो क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर हमेशा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में होता है, तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे यानी सेंट्रोमियर ये हो गया। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जनरली पाया नहीं जाता है, अगर पाया गया तो पाया गया, कोई इश्यू नहीं है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन तब सीधी सी बात है, कहाँ पाया जाएगा, ऊपर की तरफ। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या काम करता है, दो को जुड़ने नहीं देता, यानी बहुत सारे क्रोमोसोम को आपस में टैंगल होने नहीं देता। ठीक है, क्रोमैटिड फाइबर ऑलरेडी बता दिया गया है आपको। और ये दोनों एक साथ हो गए, इसे कहा गया सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहा गया, सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहा गया, सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, और ये कब, अच्छा ये क्रोमैटिड फाइबर दिखता कब है हमें, जब दोनों जुड़ेगा तो आपका क्या हो जाए, एक क्रोमोसोम है, जैसे दो क्रोमोसोम जुड़ेगा, बात सुनो, जैसे दो क्रोमोसोम जुड़ेगा, जैसे जुड़ गया, अब ये कहलाएगी सिस्टर्स। क्या कहलाएंगी, सिस्टर विद अनदर मदर। तो नहीं कहते हम लोग सीसो, एक का मुंह उधर एक का मुंह उधर, मतलब ये इसको देखने नहीं मांगती, वो उसको देखने नहीं मांगती। दो बहनें अगर जिस घर में होंगी, आपने वहाँ पे देखा होगा, ये इसको पसंद नहीं कर रही, वो उसको पसंद नहीं कर रही। नहीं, भाई बहन अलग है, भाई बहन में प्यार होता है, दो बहनों में नहीं होता। ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मतलब ये सेंट्रोमियर को होल्ड करता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का मेन काम क्या है, सेंट्रोमियर को होल्ड करना। सेंट्रोमियर होल्ड करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे दो क्रोमोसोम आके मिल पाएंगे, यानी जुड़ पाएंगे। क्लियर है? अटैच वाला हो गया,
सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का क्या काम है? मे बी अटैच सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सैटेलाइट क्या, सैटेलाइट कहाँ पाया जाता है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के, अगर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है तो उसके जस्ट बाद वाला क्या कहलाएगा? सैटेलाइट। क्या कहलाएगा? सैटेलाइट। ठीक है। सैटेलाइट का काम क्या होता है? न्यूक्लियोलस बनाता है। सब सेल डिवीजन हो जाएगा तो सेल डिवीजन के बाद ये न्यूक्लियोलस बनाने में मदद करता है। टेलोमियर कहाँ पाया जाएगा? टेलोमियर पाया जाता है आपका इंड टाइप में। क्या पाएगा? आपका इंड टाइप में पाया जाएगा। टेलोमियर का काम क्या है? क्रोमोसोम इज नॉट टेलोमियर, इट कंटेन इंड ऑफ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पर डीएनए खत्म हो रहा होता है, यानी इस इंड में या तो इस इंड में। अगर यहाँ से डीएनए शुरू हो रहा है तो इस इंड में टेलोमियर, इससे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इस इंड में क्या होगा? आपका टेलोमियर। ठीक है। ये दो को जुड़ने नहीं देता, स्टिक करने नहीं देता। इट ऑल्सो टेक इम्पोर्ट, ये डीएनए को रिप्लिकेट करने में मदद करता है। यानी कहने का मतलब क्या होगा? ये डीएनए को रिप्लिकेट करने में मदद करता है, दोनों को टैंगल होने नहीं देता। अब इसी का स्ट्रक्चर ये था जो कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ये वाला देखिए, आपको दिख रहा है कि रेड और ये ब्लैक में दिख रहा होगा, दिख रहा है रेड और ब्लैक में। तो क्यों? डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंड होता है। मैंने दो अलग कलर से दिखाया तो वही दो अलग कलर से दिखाया है। बस पहला एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इधर हो गया, सेकेंडरी इसमें दो बना के दिया इसमें। ठीक है। ये सारी चीज़ हम लोगों ने तब डिस्कस कर ली। अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लियोसाइड हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या था? न्यूक्लियोसाइड के पास फॉस्फोरिक एसिड नहीं है और न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड था। ये सब तो डिस्कस हो ही गया है। अब एक कॉन्सेप्ट बच रहा है, यूक्रोमैटिन है हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में। हाँ, देखो होता है ऐसा ना कि पहले डॉटर सेल होता है तो इसके अंदर क्रोमोसोम है लेकिन दिख नहीं रहा। तो जैसे ही बड़ा हो जाएगा और सेल डिवीजन करना हो तो क्रोमोसोम दिखने लगता है। आया ना? अब इसके दिखने, अब ये हो गया पेरेंट क्रोमोसोम। इसके बाद ये टूट के सेल डिवीजन हो गया, दो डॉटर क्रोमोसोम बन गया, दो डॉटर सेल बन गया। एक के अंदर क्रोमोसोम अभी भी दिख रहा है, एक के अंदर नहीं दिख रहा। तो जिसके अंदर दिख रहा है वो हेट्रोक्रोमैटिन, जिसके अंदर नहीं दिख रहा है वो यूक्रोमैटिन। क्लियर है? समझा पाए? इसमें इतना ही था। क्लियर है? तो हम लोगों ने कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? सेल डिवीजन। बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा पार्ट होने वाला है वो। इसमें इतना ही।